उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। वर्ष 1926 में महज 8 साल की उम्र में एक बच्ची ने उपहार में कान के हीरे के बूंदे ठुकराकर अपने लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मांग लिया था। त्रावणकोर के एक संपन्न परिवार में जन्मी यही बच्ची आगे चलकर बनी अन्ना मोदियल मणि, जिन्हें हम सब जानते हैं अन्ना मणि के नाम से, जो वास्तव में विज्ञान की दुनिया में किसी मणि से कम नहीं थी। लेकिन एक विडंबना है कि भारत में आम लोग उनके विषय में बहुत अधिक नहीं जानते। वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के विषय में तो लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन अन्ना मणि को नहीं, जिन्होंने रमन के साथ मिलकर काम किया। मूल रूप से भौतिक शास्त्री अन्ना मणि एक मौसम वैज्ञानिक थी। वह भारत के मौसम विज्ञान के उपनिदेशक के पद पर रही और उन्होंने मौसम विज्ञान उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अन्ना मणि के मार्गदर्शन में ही उस कार्यक्रम का निर्माण संभव हुआ जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां मॉनसून को भारत का वित्त मंत्री कहा जाता है, वहां फसलों के लिए मौसमी पूर्वानुमान कितना महत्वपूर्ण है, यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के प्रति लगाव या जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिचय अन्ना मणि ने अपने बचपन में ही प्रदर्शित कर दिया था। और बिल्कुल ऐसे ही रसायन शास्त्र के क्षेत्र में असीमा चटर्जी, जीव वैज्ञानिक कमल रणदिवे, पादप विज्ञानी जानकी अम्माल, भारत की पहली महिला फिजिशियन आनंदीबाई गोपालराव जोशी और पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कमला सोहोनी ने देश का मान बढ़ाया और विज्ञान के क्षेत्र में बनी मिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम अपना आसमां में आज बात विज्ञान, अनुसंधान और स्त्री शक्ति की। आज जीवन के हर उत्पादक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी है। विज्ञान के क्षेत्र में भी आज अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, चिकित्सा, नैनो तकनीक, परमाणु अनुसंधान, पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिक अपनी छाप छोड़ रही हैं। हालांकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी कि स्टेम के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या समानुपातिक नहीं है। अपनी सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते महिलाओं के लिए विज्ञान की दुनिया में मुकाम हासिल करना कभी आसान नहीं रहा। कुछ दशक पहले महिलाओं के लिए स्थिति आज के मुकाबले कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन 20वीं सदी के उस दौर में भी कुछ महिलाओं ने चुनौतियों को पीछे छोड़कर विज्ञान का दामन थामा और ऐसी लकीर खींच दी जिसे आज भी दुनिया याद करती है। ऐसे में उन महिला वैज्ञानिकों का स्मरण आवश्यक है जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व भावी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल और प्रेरणा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की और रूबरू होते हैं अपनी आज की खास मेहमान के साथ। मेरा नाम मेरी पहचान में। अपना आसमान में मैं डॉक्टर निशा मेहंदीरत्ता, मैं साइंटिस्ट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और आप सबको नमस्कार करती हूँ। मैं 2 प्रोग्राम्स को हेड कर रही हूँ, एक है वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वाइस किरण और क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम। अपना आसमान में मैं हूँ डॉक्टर मंजू राही, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और अभी निदेशक हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, जो एक ICMR का इंस्टीट्यूट है। नमस्कार, अपना आसमान में आई एम प्रोफेसर निधि जैन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT दिल्ली। My primary job is teaching students and encouraging my PhD students into research, and currently I'm also holding the post of Associate Dean Faculty at the Institute. मैं डॉक्टर एन रंजना, मैं DRDO में एक वैज्ञानिक हूँ और मैंने कई सारे मिसाइल और टॉर्पेडो प्रोग्राम्स पे काम किया है। इसके अलावा कोविड के दौरान भी मैंने DRDO हेडक्वार्टर से पूरी कोऑर्डिनेशन करके जहाँ जहाँ DRDO का बनाया हुआ सामान पहुँचना था, आई थिंक नॉन स्टॉप हम लोगों ने एक टीम के जैसे काम किया था। बहुत बहुत स्वागत है और आपके जज्बे को भी सलाम है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन आज मेरे सामने 4 वैज्ञानिक बैठे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में शामिल है युवती शक्ति, जो अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर अपने सवाल पूछेंगी, अपनी शंकाओं का निवारण जरूर करेंगी। और मुझे लगता है कि टीवी सेट के उस पार बैठी महिलाओं के भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, जिन्हें आज उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन साथ ही क्योंकि मुझे पता है आप सही समय पर टीवी सेट के सामने आ गई हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सवाल पहला मेरा आप ही से है डॉक्टर निशा। कुशलता में कमी के कारण नहीं, रूढ़िवादी मानसिकता के कारण जो महिलाएं हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान ज्यादा नहीं दे पा रही, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? मैं मानती हूँ जो आपने बात कही कि हमारे समाज में रूढ़िवादिता के कारण बहुत सी प्रतिभाशाली बच्चियां जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और इवन अगर आप देखें बहुत सी स्टडीज़ ये बताती हैं कि हमारी कंट्री में जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी हद तक उनकी संख्या पीएचडी लेवल तक जो पढ़ाई में बहुत आगे हैं। अगर हम काफ़ी विकसित कंट्रीज़ को देखें जैसे यूएस, यूके, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि हमारी बच्चियाँ 43% वी आर इन दैट परसेंटेज वाइज। मैम आप डीआरडीओ में हैं और एक बड़ा रोल अदा किया कोविड टाइम्स में आप सभी ने, और मुझे लगता है कि अगर हम कोविड के दौरान की बात करें तो कोविड का समय एक ऐसा था जहां पे नारी शक्ति सबसे ज्यादा आगे थी। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में महिलाओं का कम होना या प्रतिनिधित्व महिलाओं का कम होना कैसे देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो जितना काम आप किसी भी महिला वैज्ञानिक को दे दीजिए और ऐसा एक मन में ख्याल रहता है कि हाँ वो हो जाएगा, मुझे बाद में उसको फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना ओनरशिप इस दौरान महिलाओं ने लिया है और कोई भी काम दीजिए वो कहीं डरी नहीं, कहीं रुकी नहीं। एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मैंने किसी महिला को काम दिया हो और वो ना हुआ हो। सो ऐसा टाइम था जब सब डरे हुए थे, लेकिन जब आपको जब वो सुविधा मिली और आपको आपके ऊपर विश्वास हुआ कि हाँ आप लोगों को ही ये करना है, आई थिंक सब आगे बढ़ के आए। तो मेरे हिसाब से जब आप साइंस में आप विमेन को ये बताएंगे या गर्ल्स को, इन बच्चियों को ये बताएंगे कि आप ये कर सकते हो, आप अगर ये करना चाहो तो ये आपके बस में है, ये शायद उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और कई नीतियाँ और कई पॉलिसीज़ जो हैं इन सब चीज़ों में आपके लिए हैं, शायद आपको सिर्फ पता करना है, 2 कदम आगे बढ़ के उनकी जानकारी होनी है। लेकिन आप बताइए साइंस इतना इंजॉयबल फील्ड है, आई थिंक इतना डायरेक्ट फील्ड है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, उसका रिजल्ट आपको आपके सामने दिखता है। तो मेरे ख्याल से तो ये तो एक बहुत अच्छा रास्ता है जहां आपको चुनना, मतलब मुझे लगता है कि ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन शायद थोड़ी सी हमको 2 कदम खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे सहयोग मिले ना मिले। और आप 2 कदम आगे पढ़ोगे, 10 कदम का सहयोग आपके सामने है। बिल्कुल। मैम राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बात करती हूँ, आंकड़े ये बताते हैं 1044 अगर टोटल लोग हैं तो उसमें महज 89 महिलाएं हैं। आंकड़ा जो है वो बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत ज़्यादा अंतर है आंकड़ों में। और अगर आप और आंकड़े देखेंगे, जब तक स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे होते हैं या अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो एमबीबीएस भी बच्चियां करती हैं, 50% अटेंडेंस है, पार्टिसिपेशन है। तो मुझे ये ऐड करना चाहिए कि आंकड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं है 2015 के मुकाबले अगर अभी देखें तो ये आंकड़ा बड़ा है, बहुत कम बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर हम डिफरेंस देखें तो बहुत गैप ज़्यादा है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए फिर लड़कियां कम जाती हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी करती हैं अगर हम एमएससी और पीएचडी की बात करें, लेकिन वो लड़कियों की करियर्स में ब्रेक आ जाता है क्योंकि वो फिर एज आ जाती है, पेरेंट्स सोचेंगे अब मैरिजेबल एज है, और वही वाला एज होता है जब आप पोस्ट डॉक करना चाहें या कहीं और आगे अपने आप को बढ़ाना चाहें रिसर्च में, चाहे मेडिसिन की फील्ड में, और तब परिवार का दबाव होता है कि आप सेटल हो जाओ। अब ये जब वर्ड सेटल बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप शादी करके अपना घर बसाओ, करियर कहीं बैक सीट ले लेता है। तभी ये जो सब एकेडमीज हैं, ये लोग तब ये एकेडमीज में जब आप एक्सेल करते हैं तभी आपको मेंबर्स या फेलोज बनाते हैं। तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन वो लड़कियों के जीवन में कहीं ना कहीं ब्रेक आती है और ये कहीं बैकसीट ले लेता है। इसीलिए एकेडमीज में आप इनकी पार्टिसिपेशन कम देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज हो रहा है।
हर ऑर्गेनाइजेशन या संस्था चाहती है कि जेंडर बैलेंस रहे और वॉइस ऑफ वुमेन हो इन एकेडमीज में या इन संस्थाओं में। एकेडमीज में वॉइस ऑफ वुमेन हो। मैम, आप तो पढ़ाती हैं, आप तो उन्हें वैज्ञानिक बना रही हैं। एक ज़माना था, मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि को एजुकेशनल कॉलेज में भी जब हम साइंस फील्ड में थे तो मेरी क्लास में कोई महिला नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, जबकि को एजुकेशनल कॉलेज था। साइंस फील्ड में कोई महिला ना होना और को एजुकेशन होने के बावजूद एक सवाल खड़ा करता था कि क्या महिलाएं उस फील्ड में नहीं जाना चाहती। आज आप जब बच्चों को पढ़ाती हैं, जब आप अलग अलग मास्टर्स की क्लास या पीएचडी के जितने भी लोग हैं उनको आप शिक्षा उनको देती हैं, तो ऐसे में आप वो रेशो कैसा देखती हैं? क्या बराबरी है? या सो बीटेक, एमएससी, एमटेक, पीएचडी हम हर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बीटेक में जो हमारा इनटेक होता है उसमें 20% महिलाएं रहती हैं। सो इंजीनियरिंग में कम होता है, लेकिन जो प्योर साइंसेज हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री के फील्ड की हूँ, तो हमारे मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन और मेरा ये खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो विमेन कैंडिडेट्स हमारे होते हैं वो ज़्यादा रेजिलिएंट, ज़्यादा परसिवरेंस होती है उनमें। You know, they are get goers, so they are very good material for PhD and for top level research. But जैसा कि मैम ने बोला कि कहीं ना कहीं पे PhD तक तो वो timeline ऐसी होती है, the parents manage, they are still sitting in their parents' house, but that is the time when they have to be married or something like that. So वहाँ पर they have to take a big call, how they want their career to maneuver. It's a difficult choice they have to make. That depends upon the family pressure and your support system around. So उस केस में क्या होता है कि PhD तक तो करते हैं, लेकिन हायर पोस्ट डॉक के लिए वो कहीं ना कहीं पे कट हो जाता है। और बिना पोस्ट डॉक के आपको प्राइमरी जो प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की या अब्रॉड की, आपको वहाँ पे लिया नहीं जाता। सो इसलिए आप देखेंगे कि इवन हमारे डिपार्टमेंट भी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अभी सिर्फ मैं एक इकलौती महिला फैकल्टी हूँ और कोई नहीं है आउट ऑफ 35 फैकल्टी मेंबर्स। सो ये चीज़ एक है कि वी आर हायरिंग मोर, सो वी आर रनिंग स्पेशल ड्राइव्स फॉर women since I'm also a part of the Dean Faculty Office. So that is our primary aim, to attract women who are really capable, but due to some reasons there has been a gap in their, their professional life. So that should be, kind of overlooked, and we give them a chance again and empower them with such posts. ये सवाल मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अचानक आया कि मैं आपसे ये जरूर पूछूं कि अगर एक ही फैकल्टी है तो क्या महिलाएं या बच्चियां आपके पास आके कहती हैं कि मैम आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, आपके जैसा ही बनना चाहते हैं? Yeah, so I keep getting such emails and they say we look up to you. And we really get inspired by you, which is a big, it's really humbling for me. And I thank my parents, my family for all this support. And I'm sitting here in front of you and talking all this. किसी महिला का विवाह होता है तो एक बहुत खूबसूरत बंधन जरूर होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या कुछ और इश्यूज होते हैं जिसके कारण जॉब का ब्रेक हो जाता है। क्या कोई ऐसी स्कीम मदद करती है उस महिला को कि वो एक ब्रेक के बाद दोबारा उसे रिवाइव कर सके? क्या ऐसा कोई प्रावधान भी है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की एक स्कीम है जिसमें वुमेन साइंटिस्ट जिनकी करियर में ब्रेक आई है, चाहे वो मेडिकल साइंटिस्ट हैं चाहे नॉन मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उनके लिए स्कीम्स हैं, फेलोशिप्स हैं, और वो लोग फिर दोबारा रिसर्च में जुड़ सकते हैं एक कोई इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई करके, और इसकी जानकारी वेबसाइट पे भी है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है और सबको इसका लाभ उठाना चाहिए जिनके करियर्स में ब्रेक आ गई, चाहे वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो चाइल्ड बेयरिंग है, बेबी होने के बाद वापस ज्वाइन करना है। और मुझे लगता है हम इसे ये समझें कि ये एक नेचुरल माइलस्टोन्स हैं किसी की भी लाइफ में। ये ब्रेक आती ज़रूर है, लेकिन अगर पूरा परिवार साथ देगा तो वो वापस जाके अपना करियर दोबारा वहाँ से शुरू कर सकती है, बजाय कि बहुत सालों की लंबी ब्रेक देके। ये वाली रिसर्च स्कीम्स फ्लेक्सिबल भी होती हैं और आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च की ये एक स्कीम है, और ऐसे मैंने DST और DBT की भी स्कीम्स देखी हैं जहाँ पे बहुत प्रोत्साहन और बहुत एवेन्यूज हैं वुमेन साइंटिस्ट के लिए। मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रयोगशालाएं भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में स्थापित की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ें। किस तरीके से मदद कर रही हैं ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिफेंस में रोल है उसके लिए हम लोग कई इंटर्नशिप्स दे देते हैं। सो हमारे हर लैब में, DRDO के हर लैब में किसी ना किसी तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वर्ड है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से हज़ारों में है। बिल्कुल। तो हर फील्ड में, जैसे हम लोग टैंक्स के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोशिश कर रहे हैं, मिसाइल में भी कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग में भी कर रहे हैं। तो हर लैब में हम लोग इंटर्नशिप्स का प्रावधान करते हैं, बट इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर
इंटर्नशिप्स जो भी आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप्स होती हैं कॉलेजेस में, वो हम सबको देते हैं। तो जो भी हमको अप्रोच करता है, हम लोग उन लोगों को सिखाते भी हैं कि कैसे काम करना है, और फाइनली वो प्रोडक्ट कहाँ यूज़ हो पाएगा डिफेंस में, उसका भी प्रावधान है। नाउ इसके अलावा हम लोगों ने जो एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज शुरू किया है कई कॉलेजेस में। अब जो डीआरडीओ की बात आती है तो हम लोग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बेसिक रिसर्च में नहीं है। बिल्कुल। जो कुछ बेसिक रिसर्च भी है, लेकिन जो एमटेक इन डिफेंस, तो हमारा काम शुरू होता है अंडर ग्रेजुएट से और पोस्ट ग्रेजुएट से। सो इसी तरह से एरोनॉटिक्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक स्कीम शुरू करी थी कि जहाँ पे हम स्कॉलरशिप्स देते हैं बच्चियों को, अंडर ग्रेजुएट को एक 20 पर ईयर और 10 स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, और उसमें हम ये 3 साल से स्कीम चल रही है, इसका तीसरा साल है। तो उसके बाद अगर बहुत सारे एरोनॉटिक्स इंजीनियर हमको मिल जाते हैं तो ये स्कीम का शायद ये बहुत सारे एरोनॉटिक्स इंजीनियर में महिलाएं कितनी होती हैं? बहुत हैं एक्चुअली। आपका ये मानना है कि एक जैसे ये बोल रहे हैं ऑलमोस्ट 15%, डीआरडीओ के पास 15% विमेन साइंटिस्ट हैं। उनमें से कुछ जो हैं, आपको मैं बताऊं, एक साल पहले हमारा एक टॉप मैनेजमेंट काउंसिल है जहाँ पे सीनियर मोस्ट लेडीज रहती हैं, 12 में से 5 विमेन थी। सो विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज एट सच हाइट। आई एम अ डायरेक्टर एंड मेरे साथ ऐसी कम से कम भी 40 में से 10 विमेन लेडीज हैं जो डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे साथ हम कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं। प्रोग्राम डायरेक्टर्स बहुत सारी हैं जो महिलाएं हैं। प्रोग्राम डायरेक्टर का मतलब है उनको कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसी बड़ी जगह पे हैं, और हम लोग कई बार मिसाइल लॉन्चेस में खुद पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ग्राउंड पे काम किए हुए हैं। तो काम करने से अगर डर नहीं लगता है तो आगे बढ़ने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। और ये जो स्कीम्स हैं ये आपको ये इसलिए प्रिपेयर कर रही हैं कि आप ऐसे बड़े बड़े काम ले सको। और एआई नहीं, एरोनॉटिक्स में भी हम लोग इंटर्नशिप देते हैं, बट एआई आजकल बहुत बहुत ज़रूरी बन गया है, एक हर कार्यक्रम का हिस्सा बन गया है। तो उसके लिए हम लोग इंटर्नशिप्स जो हैं आपके लिए हर लैब में अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। बिल्कुल, और इन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना है हमें, ताकि इस फील्ड में और ज़्यादा सशक्त हों महिलाएं। अगर परिवार का सपोर्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु कई पहलुओं की शुरुआत भी हुई है। जैसे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम किस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित करता है, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि स्टेम अगर हम देखें इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम है। विज्ञान ज्योति एक ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो 2 साल पहले हमने शुरुआत करी थी, और माननीय प्रेसिडेंट सर ने उसको लॉन्च किया था नेशनल साइंस डे में, जिसमें हम छोटी बच्चियों को जो कि 9th से 12th क्लास में हैं, तो हम उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, और हम लोगों ने अभी 200 डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 30,000 गर्ल्स को, मेरिटोरियस गर्ल्स को आइडेंटिफाई करके उनको हम बहुत तरीकों से साइंस की, स्टेम की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने मोर देन 400 और 500 रोल मॉडल इंटरेक्शंस, लेक्चर्स, रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस विजिट्स और पेरेंट्स का इंटरेक्शन उन बच्चों को करवाया, जिसमें उनको काफ़ी लाभदायक जानकारी मिली। और इस साल इस एफर्ट्स के कारण, विज्ञान ज्योति एफर्ट्स के कारण, बहुत से बच्चों ने, 20 से 25 बच्चों ने JEE एंट्रेंस का एडवांस पेपर भी क्लियर किया। क्या बात है, क्या बात है। ये तो इनिशियल लेवल आपने बताया, लेकिन इसके अलावा अगर मैं प्रशासनिक या शैक्षणिक स्तर पर बात करूं तो आपका एक वाइस किरण प्रोग्राम भी शुरू हुआ, जो इसके लिए बहुत प्रमोट करता है। ये प्रोग्राम क्या है? वाइस किरण प्रोग्राम 2014 में, 2014-15 के दौरान, 14-15 के करीब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया, जिसको फुल हम बोलेंगे वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण प्रोग्राम। नाम ही दर्शाता है कि हम वुमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को प्रमोट करने के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम और स्कीम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फोकल मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो हमारा ध्येय है कि हम प्रमोट करें R&D हर एक लेवल पे, स्टेक होल्डर्स पे। और जैसे हम जानते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पूरे वर्ल्ड में, वी आर 50%,
लेकिन अगर हम पार्टिसिपेशन देखेंगे तो वो 30% ऑन एन एवरेज है वुमेन इन साइंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वाइस किरण प्रोग्राम के जरिए से ये प्रण उठाया कि हम अपना ग्लोबल एवरेज जो इंडिया का है, जो कि अभी अराउंड 16 to 17% है, हम उसको वर्ल्ड के ग्लोबल एवरेज तक लेकर आएंगे। मैं एक बार सारे प्रोग्राम्स बता देना चाहती हूँ वाइस किरण प्रोग्राम के, जिससे कि ये बच्चों को और बाकी सबको भी एक नॉलेज मिल जाती है। जैसे मैंने बताया, वुमेन साइंस प्रोग्राम, वुमेन फेलोशिप प्रोग्राम, वॉस ए, वॉस बी, वॉस सी, ब्रेक इन कैरियर को हम एड्रेस करते हैं और उसमें अभी तक 5000 से ज्यादा वुमेन साइंटिस्ट को बेनिफिट मिल चुका है। वो हमें मिलती हैं, हम उनके प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं और बहुत अच्छे वो साइंटिफिक इनोवेशन भी कर रही हैं। तीसरा प्रोग्राम है वॉस सी, जो कि आईपीआर का है जी। आईपीआर में बहुत सी गर्ल्स, अभी तक 800 से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने अपने खुद के फर्म्स में एसोसिएट हुई हैं और 10% से ज्यादा जो कि आईपीआर एजेंट हैं इंडिया के, वो डीएसटी के प्रोग्राम से हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम लोग, हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि जिनको हमने ट्रेन किया, 1 साल का वो रिगरस प्रोग्राम है, वो लड़कियों ने अपनी फर्म्स बना ली और लॉ फर्म्स के साथ वो एसोसिएटेड है जी। तो एक तो ये प्रोग्राम है हमारा। दूसरा प्रोग्राम है वुमेन यूनिवर्सिटीज के लिए जी। जैसे अभी आपने एआई की बात करी जी। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज हैं हमारी कंट्री में, उसमें 8 यूनिवर्सिटीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उनको एक वर्ल्ड क्लास लैब फैसिलिटी मिले और एआई उसमें बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है जी। और यहाँ पे भी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं उन लैब्स में। वो बहुत ही, और उनके कारण, इन प्रोग्राम के कारण स्पेशल प्रोग्राम एफडीपी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं यूनिवर्सिटीज में और लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, डबल हो गया है ऑलमोस्ट। पहले जो लड़कियां उन फील्ड्स में नहीं आती थी, अब वो एआई में थ्रू दीज प्रोग्राम्स, बिकॉज ऑफ दीज लैब फैसिलिटीज, ये बहुत लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस भी बहुत अच्छे हैं और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया 3rd पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। जो अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें या लोकल लेवल पे देखें, उनको ऐसी सुविधाएं बहुत कम मात्रा में प्राप्त हैं जी। तो ये प्रोग्राम का नाम है जेंडर एडवांसमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन जी। तो नाम खुद ही बता रहा है कि हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो यहाँ जो हम लोगों ने एक कोशिश करी है, एक यूके का एक प्रोग्राम है एथेना स्वैन जी, जो कि 2005 में वहाँ पे लागू किया गया था जी। और उस प्रोग्राम के बाद बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज के जिन्होंने वुमेन के लिए बहुत अच्छे प्रोविजंस रखे अपने इंस्टीट्यूशंस में। तो इंडिया भी अब मैं कहूंगी वन अमंग दोस डेवलप्ड कंट्रीज जिसने ये पहल ली है जी। और हम लोगों ने 30 इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया है। बिल्कुल, ये पहल ली है, इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर वो हैं जो इंस्टीट्यूट में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी क्या इसका लाभ मिला है महिलाओं को? Definitely. So IIT Delhi is one of the institutes which has been identified और हम लोग गति प्रोग्राम रन कर रहे हैं जी। तो प्रोफेसर रविंदर कौर हैं हमारे डिपार्टमेंट में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में, वो इसको लीड कर रही हैं प्रोग्राम को। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बैक इनटू व्हाट वी हैव डन सो फार ओवर ऑल दीज इयर्स। तो वो जब हम डेटा देखते हैं और वो सब, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग फॉर द गति प्रोग्राम, तो हम वो देख रहे थे कि IIT दिल्ली में स्टूडेंट्स का इंटेक, गर्ल स्टूडेंट्स का इंटेक कैसे प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ पे लैप्सेस आए हैं, क्या शॉर्टफॉल्स रहे हैं। सेम थिंग विद द फैकल्टी हायरिंग ऑल्सो, कि फैकल्टी का क्या रेशियो प्रोपोर्शन रहा है, बहुत लॉपसाइडेड चल रहा है अभी भी है, लेकिन उसको अब इम्प्रूव करने के तरीके क्या है। सो जब तक वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक हम कोई स्टेप्स नहीं ले सकते एज रेमेडियल मेजर्स। सो अभी ये गति इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस बिकॉज एज आई सेड इट्स अ इंट्रोस्पेक्शन and looking into what has gone wrong, where do we stand, what are our statistics, and in all areas, सिर्फ स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स का नहीं, अब उसमें हमारे यहाँ पे जैसे एक आईजेस करके एक इनिशिएटिव शुरू हुआ, एक हमारा नया यूनिट है, उसके अंदर भी हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, एक ICC तो सब जगह है ही है, तो उसमें अब बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज किया जा रहा है ताकि यू नो ऑल द फीमेल फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स गेट अ सेफ प्लेस टू बी अराउंड इन अ कोएड इंस्टीट्यूट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह के ये करने से सेंसिटाइजेशन इंक्रीज हो रही है और सब लोग इसके लिए ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और एक इंक्लूजन बन रहा है
दैट women are equal as men, तो उनको एक inclusive environment मिले, एक safe environment मिले. हमने एक अपना एक women faculty forum भी शुरू किया है, with all the female faculty who are in IIT Delhi. हम so that we have a safe place, comfortable place where we can exchange thoughts, ideas, and we feel kind of inclusive. We all are together. बिल्कुल. So ये सब एक गति के थ्रू, ये सब जब डेटा एनालिसिस अभी चल भी रहा है, हो भी रहा है, और उसी के चलते जो हमने स्पेशल ड्राइव फॉर विमेन निकाली थी, क्योंकि अभी बहुत लॉपसाइडेड है, एंड समहाउ दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड, बिकॉज इफ यू डोंट कंट्रोल इट नाउ, द ग्राफ विल कीप ऑन राइजिंग लाइक दिस. तो हमने देखा नंबर्स में बहुत वेरिएंस है, और ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है टू रीअसेस, रीइवैल्यूएट, एंड देन टेक ऑल द पॉजिटिव स्टेप्स टू गो फोर्थ इन द राइट डायरेक्शन. मैम, इसे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अगर समझें और अपने दर्शकों को समझाएं, तो क्या इस कार्यक्रम में काउंसलिंग जैसी कोई चीज है जो हम महिलाओं को इनेबल करा रहे हैं कि वो विज्ञान के क्षेत्र में रहें, वो इस क्षेत्र में प्रगति कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, दे कैन राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस? तो क्या काउंसलिंग जैसी कोई चीज है? अभी स्टेम के थ्रू कुछ काउंसलिंग होती है, जो स्टेम प्रोग्राम है, उसमें इट्स एन आउटरीच प्रोग्राम वेयर वी गो आउट टू द स्कूल्स एंड वी काइंड ऑफ इंस्पायर एंड मोटिवेट द गर्ल स्टूडेंट्स दैट साइंस इज नॉट जस्ट अ मैन्स वर्ल्ड. आप लोग भी इक्वली केपेबल हैं, पोटेंट हैं, एंड यू शुड कम फॉरवर्ड. सो कीप असाइड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस व्हिच हैव बीन पोस्ड ऑन यू, बट उसी को उसी के चलते जो काउंसलिंग आप कह रहे हो, दैट माइंडसेट, दैट पेट्रियार्कल माइंडसेट कि साइंस, अब नोबेल प्राइजेस अगर आप देखें जी, तो उसमें एक सिर्फ हमको ले दे के कौन याद आता है? The audience would know. फीमेल में मैरी क्यूरी, that's the only name we can think of. So उसके अंदर यही है कि there are not many women. It's just 2 or 3% of the total women who have received Nobel prizes in sciences. तो वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक है, और उसको अभी हमें सेम लेवलिंग करने के लिए, although it is going to take time, but we have then to move our steps in the right direction. That is very थॉट important. प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है, ये इन्होंने बोला. लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सही है कि किसी महिला वैज्ञानिक को अगर हम नौकरी देते हैं, आपसे मेरा ये सवाल है, तो उससे पहले उसकी योग्यता नहीं देखी जाती, उसकी पारिवारिक स्थिति देखी जाती है, उसका पति क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, ये सब चीजें देखी जाती हैं. क्या आपको लगता है ये सच में ऐसा होता है? अभी धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है. मैं टेबल के उस साइड भी बैठी थी एक समय में जब इंटरव्यू देती थी जॉब्स के लिए, अब टेबल के इस साइड भी हैं. तो ये जो सवाल आपने पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण है. और नाना करते करते जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके मन में आता है कि मैं इसको ले तो रहा हूँ या ले तो रही हूँ, ये लड़की काम कर पाएगी कि नहीं, ये छुट्टी ज़्यादा करेगी, हमारा काम ही पूरा नहीं करेगी, और पारिवारिक जिम्मेदारियों से इतनी घिरी रहेगी कि काम पे ध्यान कम रहेगा, यहाँ एब्सेंट रहेगी. ये ज़रूर ख्याल आता था. या घर परिवार स्टेबल है, कहीं हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई तो ये भी साथ जाने के लिए एप्लीकेशन डालेगी. लेकिन अब हम धीरे धीरे देखते हैं वो सब मानसिकता चेंज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बड़ी अच्छी स्कीम्स निकाली हुई हैं. बड़ी फ्रीडम है कि आप मैटरनिटी लीव 6 महीने की लेके वापस आ सकते हैं. इवन जो रिसर्च परमानेंट साइंटिस्ट नहीं है, प्रोजेक्ट में भी हैं, उनको भी छुट्टी मिलती है. तो ये प्रावधान है गवर्नमेंट के जो प्रोत्साहन देते हैं कि लड़कियां रिसर्च में जाएं, अपनी परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी करें और काम पे वापस भी आएं. तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीज बदल रही है. मैंने कुछ सालों में ये बदलते हुए देखा है. अब कोई ये नहीं कहता कि अगला कैंडिडेट लड़की है, उसके लिए कोई अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है. ये मैंने बदलते हुए महसूस किया है खुद. लेकिन शायद अभी कहीं अगर ये सोच है तो बदलने की ज़रूरत है. और यही है कि ऐसे ही बदलाव चाहिए कि अगर आपको लड़कियां और महिलाएं ज़्यादा चाहिए वर्कफोर्स में, स्पेशली साइंस और रिसर्च में, हमको ये बदलना पड़ेगा. और मुझे लगता है जैसे हम अभी 4 महिलाएं यहाँ पे हैं, हमें नहीं लगता हम लोगों में से कोई इंटरव्यू लड़की को करता है तो हम ये सोचते हैं. हम तो चाहते हैं कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं. तो मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है. पर कहीं ना कहीं मैम आप ये तो जरूर मानेंगी कि सवाल जो हैं वो फर्क तो रहते हैं. जब भी कोई पुरुष इंटरव्यू देने आता है तो कोई उस पुरुष से नहीं पूछता कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है, तुम कितनी छुट्टी लोगे, कितनी छुट्टी नहीं ले सकते हो, कितनी जॉइंट फैमिली है, इसके अलावा क्या करते हो, कितने बजे घर जाओगे, और क्या मेडिकल लीव लोगे या नहीं. लेकिन एक महिला के सामने बैठते ही हम कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हैं और ये सवाल पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कितने दिन आओगी, टाइमिंग क्या रहेगा, इवनिंग शिफ्ट. कोई न्यूली मैरिड हो तो लगता है कि अभी बेबी हो जाएगा तो शी विल गो ऑन लॉन्ग लीव. ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि साइंस जैसी फील्ड में कंटिन्यूटी भी इम्पोर्टेंट है. आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको बीच में छोड़ के जाना,
उस साइंटिस्ट के लिए भी हार्मफुल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो होता ही है। पर मुझे फिर भी लगता है कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए इन चीज़ों के लिए बिल्कुल। और सबको सपोर्ट करना चाहिए मिलके। बिल्कुल, यानी कि टेबल के उस तरफ बैठे हुए लोग भी थोड़े संजीदा हो जाएं कि हमें कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है और हमें साइंस की फील्ड में देश का नाम जो है वो रोशन करना है। सवाल एक बिल्कुल ऐसा, लेकिन मैम आपसे, क्योंकि आपने कहा कि 15% जो है वो महिलाएं DRDO में अपना योगदान अदा कर रही हैं, बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन सवाल एक ये है कि अगर कोई वैज्ञानिक है, मान लीजिए कोई पुरुष वैज्ञानिक है, उसकी पत्नी भी वैज्ञानिक है, लेकिन बहुत मेधावी है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक ट्रेंड बन जाता है, सेट ट्रेंड है कि आपकी पत्नी भी अगर वैज्ञानिक है तो आप सेम इंस्टीट्यूट में अपना योगदान नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है? मैंने जब ज्वाइन किया था, मेरे हस्बैंड भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में थे, वैज्ञानिक थे। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फर्क था। दैट वो था 30 साल पहले की बात जी। और 30 साल में इतना चेंज ज़रूर हुआ है कि थोड़ा सा हमको स्ट्रांग होना पड़ता है, हस्बैंड को सेंसिटाइज करना पड़ता है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। तो जब आपको हस्बैंड रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जब घर में रिस्पेक्ट मिलती है और आपका काम इतना अच्छा होता है कि आपको कोई ओवरसी नहीं कर सकता, ये सब बातें धूमिल हो जाती हैं, ये सब मतलब बातें ही नहीं रहती हैं मेरे हिसाब से। तो इतनी मेहनत आप कर डालो कि वो आपको नज़रअंदाज कर ही ना सके। और ये कैपेबिलिटी मैं बता रही हूँ कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा है कि आपको अगर आपका काम इतना अच्छा हो ना, आपको कोई नज़रअंदाज नहीं करेगा। और जब आज मैं टेबल के इस तरफ बैठती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर वो टेक्निकली इतनी अच्छी है लड़की, उसने अपने आप इस जगह पर आई है, तो उसने ऑलरेडी ये सब पार कर चुकी है, वो अपना साथ बना चुकी है जो उसको साथ आगे लेके चले। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे अंदर से भी बहुत हद तक आती है। अगर आपने ठान लिया कि आपको काम करना है, कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, फैमिली आपके साथ आएगी कुछ भी करके। समुंदर को शांत देखकर ये मत सोचिए कि वो कुछ नहीं कर सकता, एक बार तूफान आएगा तो शहर का शहर तबाह कर जाएगा। तो मुझे लगता है सीधे रुख करते हैं युवती शक्ति का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, क्योंकि इनके कई सवाल हैं। क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका झा है। मैम, आप सभी हमारे लिए, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मेरा प्रश्न डॉक्टर एन रंजना मैम से है। मैम, आप DRDO में अभी इस समय डायरेक्टर हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं CA स्टूडेंट हूं, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं। तो जब बात आई थी चुनाव करने की कि साइंस फील्ड में जाना या कॉमर्स फील्ड में, तो कॉमर्स के लिए ऑप्ट किया था, क्योंकि साइंस के लिए उतनी अवेयरनेस नहीं थी, कह सकते हैं फाइनेंस भी नहीं था, और आसपास कोई था भी नहीं इस तरह का रोल मॉडल कि जिसको देख के खुद को इंस्पायर कर सके। तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मैं आपसे मैं चाहती हूँ कि आप उन लड़कियों का मार्गदर्शन करें कि वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से, लिमिटेड फाइनेंस के साथ DRDO जैसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में अपना स्थान बना सके। आई थिंक ये आपका भाव बहुत अच्छा है। और मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जब हम जब 12th में थे या 10th में थे और साइंस लेनी थी, ये क्वेश्चन तब सबके दिमाग में रहता है। लेकिन हमारा, जैसे हम लोग भी बहुत लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं, एंड आप अगर उस टाइम देखेंगे तो सब यही बोलते थे कि ये एक ही है जो साइंस पढ़ रही है, पता नहीं क्यों पढ़ रही है। और जॉब नहीं मिलेंगी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बट ठीक है, एक जुनून था, एक फैमिली ने कभी स्टॉप नहीं किया जो मैंने करना चाहा। तो जो आप करना चाहो उसको एक बार अगर आप सोच समझ लें और दिल से करें, ये नहीं हो कि आप बाहर के दबाव में आके अपना डिसीजन लें। आपने जो डिसीजन लिया शायद बाहर के दबाव में आके किया। अगर आपको पता होता कि ऐसी स्कीम है जो 9 से 12 के बच्चियों को प्रमोट करती है, या फिर आप किसी से बात जाके, मतलब कम आउट, टॉक टू पीपल, आप बात करेंगे। तो जैसे मेरी एक भाभी थी, वो फिज़िक्स पढ़ाती थी, तो मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद आ गया। तो मैंने वहाँ से, वो तो टीचर थी, बट उनकी फ़िज़िक्स पढ़ाने की वजह से मुझे साइंस में इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं साइंस लूँगी। साइंस करके मैंने फ़िज़िक्स में ही BSc करनी है, चाहे मेरे को फ़िज़िक्स में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, बट लड़खड़ाते हुए आप धक्का मारते जाइए उस गाड़ी को। तो साइंस पढ़नी है तो पढ़ के रहेंगे। ये आपका जुनून जो दिल में है ना, एक बार बचपन से आपको अपने दिल की बात सुननी है। आज से आप अपने दिल की बात सुनो कि आप करना क्या चाहते हो, आप किस फील्ड में अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकते हो और करना चाहते हो। बिल्कुल, बात करने से बात होगी और आपको बात करनी होगी। अगला सवाल किसका? जी
नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल मैम आपसे है, आपने इतनी सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया कि जो गर्ल चाइल्ड को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, पर मैम मेरा ऐसा मानना है और क्वेश्चन भी है, हम बात करते हैं रूरल एरिया की, रिमोट एरिया की। एज अ स्काउट, मैं भारत स्काउट एंड गाइड के अंडर मैंने बहुत सारे सोशल वर्क करे हैं रूरल एरिया में भी, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को बेसिक साइंस की भी नॉलेज नहीं है, उन्हें अवेयरनेस नहीं है। क्या हम सिर्फ इस पोजीशन में, इस प्लेटफॉर्म में रहकर इस अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें तो वो फ्रूटफुल है उन लोगों के लिए? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग अभी दिल्ली में हैं, हमें इसकी नॉलेज है, पर जो एक्चुअल रूट कॉज है, जहाँ से हमारे हम ये कह सकते हैं जहाँ पे अभी वो बंदिशें हैं, जहाँ से वो नहीं आ सकती, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये पॉलिसीज़ है क्या, उन्हें ये भी नहीं पता पॉलिसीज़ ऐसी बनती भी है, तो उनके लिए क्या प्रावधान रहेंगे? धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है और आप सब हमारे एक तरह से एम्बेसडर्स हो। अब एक बच्चा यहाँ पे है, आप अपने एरिया में 10 बच्चों को और बताएंगे, बिल्कुल। तो आपके माध्यम से हम ये संदेश उन तक पहुँचाना भी चाहेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन निशा मैम से है, अगर किसी को हायर एजुकेशन के बाद में अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है साइंस में, तो हाउ दे विल परस्यू करियर इन साइंस बैकग्राउंड? हायर एजुकेशन के बाद में ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सी स्कीम्स हैं हमारी, जैसे DST के अंदर ही बहुत स्कीम्स हैं। इंस्पायर स्कीम आपने सुना होगा, वो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है, जिसमें अगर मान लीजिए आपका एक मेरिटोरियस, आपका हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं साइंटिफिक फील्ड में, तो फेलोशिप्स मिलती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया अभी, DST के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें गर्ल्स को स्कॉलरशिप हम देते हैं, और नीति आयोग के प्रोग्राम्स हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के हैं, CSIR के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को आगे कॉलेज जाने के लिए भी सिलेक्टेड मोड में उनको हम सपोर्ट करते हैं। SCRB एक और प्रोग्राम है DST का, वहाँ पे किशोर वैज्ञानिक एक प्रोग्राम हुआ करता है। बहुत से हैं। नॉट ओनली दैट, अगर हायर एजुकेशन के बाद आगे पढ़ लेते हैं और आपको और एक्सपोजर चाहिए, उसके लिए भी इंटरनेशनल विजिट्स और उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हैं DST के, जो आप साइट में देख सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम मीनू खेमका है और मैं पत्रकारिता फील्ड से हूँ। और मेरा सवाल आप ही से है मैम। एक्चुअली मेरी भी बेटी है जो 10th स्टैंडर्ड से अभी पास हुई है और करियर के लिए डिसाइड करना है, क्योंकि 11th और 12th ही मेजर टाइम होता है जब हम अपना फील्ड डिसाइड कर लेते हैं। तो उसमें 3 जो मेजर हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या साइंस। बट साइंस जब बच्चे सोचते हैं, जो मैंने अभी तक जिन बच्चों से सबसे बात करी है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि बस डॉक्टर की ही पढ़ाई होगी उसमें। बाकी जो बेसिक लेवल है, जिसे आप इतनी सारी स्कीम्स बता रही हो, ये पहली बार सुन रही हूँ मैं, और बच्चों ने तो सुना ही नहीं है। तो स्कूल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, वहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है। इवन कि काउंसलर्स, जो स्कूल की काउंसलर्स हैं, उन लोगों को भी ये सारी स्कीम्स और ये इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि साइंस में इतना कुछ हो सकता है। तो वो लोग ये बस यही सोचते हैं कि आगे मतलब डॉक्टर्स या मेडिकल फील्ड में ही हम कुछ कर सकते हैं, इनोवेशन या लैब, इसमें कोई इसमें अवेयरनेस नहीं है। हालांकि रिसर्च करने पे या वो हो सकता है, बट पहले इनिशिएट उनको मोटिवेशन तो मिले कि हम आगे रिसर्च करें, या ऐसे भी हो सकता है। तो उस लेवल पे आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बेसिक वेरी 10th स्टैंडर्ड एवरी स्कूल में, वहाँ पे आप लोग अवेयरनेस कैसे करें? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो बेसिक अवेयरनेस है, अगर हम वो क्रिएट कराते हैं स्कूल में, टीचर्स को भी, यहाँ पे जो आपने कहा है, टीचर्स का भी बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा उसमें, तब वो अपने स्टूडेंट्स को आगे बता सकती हैं। तो यहाँ पे कैरियर काउंसलर की काफ़ी एक ज़रूरत पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पता हो कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है बच्चों के लिए, और जो उनको लेना चाहिए। क्योंकि बहुत पहले दशकों में ये हुआ करता था कि सिर्फ डॉक्टर्स, गर्ल्स के लिए आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट लाइन, जो बहुत सेफ़ है और बहुत कंपोज्ड है, और उसमें लिमिटेड आवर्स हैं, और बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड है ये प्रोफेशन। आई थिंक मेडिकल, हम सब जानते हैं, लाइफ साइंसेस, इसमें हमारे काफ़ी गर्ल्स हमें अप्रोच करती हैं उसके लिए। लेकिन जहाँ फिज़िक्स और इंजीनियरिंग और ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स आते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम हैं। वो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। लेकिन अभी के टाइम में एक स्टडी, रिसेंट स्टडी ने ये बताया, मैकेंजी की शायद ये स्टडी थी,
कि जो आगे के फ्यूचर जॉब्स आने वाली हैं वो आई थिंक डिजिटल डेटा साइंस पे बेस्ड होंगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस पे बेस्ड होने वाली है, इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइंस। कह रहे हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैम उसकी अवेयरनेस नहीं है स्कूल लेवल हाँ, पर। मैं उसी पे आना चाह रही हूँ। तो वहाँ पे अभी क्या है कि हमारा इंडिया में जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, ज़्यादातर अनलाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आगे आते हैं जो रिसर्च में, और बच्चों को भी उनसे नॉलेज मिलती है। इंडिया में भी अब वो लोग आगे आने लगे हैं, जैसे इंटेल, IBM, उनके इन कंपनीज और भी बहुत से हैं जो कि बहुत से प्रोग्राम्स अपने स्कूल स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं। जैसे स्टेम के बारे में मेरे को मालूम है कि बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल लेवल तक वो जाके उनको अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं। बट अभी भी बहुत सा रास्ता बाकी है, बिकॉज अवेयरनेस क्रिएशन बहुत छोटी चीज़ नहीं है। जी, अगला सवाल। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता है और मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर निधि मैम को है। तो मैम, आप टीचर भी हैं और आपका डायरेक्ट डीलिंग रहता है यूथ के साथ। आप अपने डिपार्टमेंट में ओनली वुमेन है, तो यहाँ पे भी जब हम आए और अपना इंट्रोडक्शन दिया सभी ने, तो मोस्टली गर्ल्स का देखा गया कि जो बहुत अच्छी थी पर अपने पेरेंट्स को समझा कर लड़कर ऐसे आना पड़ता है लड़कियों को। तो आपका क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए, जो किसी भी फील्ड में आगे आना चाहें? When we compare a girl and a boy, एक आदमी और एक लड़के में और एक लड़की में जब हम करते हैं, तो लड़की को किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर दोनों का सेम गोल है, सेम जगह पहुंचना है, तो लड़की को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? बिकॉज एक तो मेहनत करनी है to reach up to your goal, and then the circumstances which she has to create favorably, you know, to reach up to that thing. So इसमें जैसे आपने बोला, तो I think the starting point is the girl herself. पहले आपको अपनी potential realize करनी है, आपको देखना है you find yourself capable of it, you know, and then you should, I think, be very focused and determined. So to answer to your question, I was into my second year of PhD when I got married. And my guide and the peers were like, ये तो PhD छोड़ देगी, ये तो परस्यू करेगी नहीं, या इसका बिल्कुल बेकार हो जाएगा करियर, I mean ये क्या पब्लिकेशन करेगी. But then now they cite kind of my example, not to you know, but that talks that, you know, that focus was there कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें एक्सेल करने की उतनी पहले दृढ़ता आपको अपने अंदर लेकर आनी है. क्योंकि वही जैसे मैम ने बोला कि अगर आप इतना एक्सेल करेंगे, then the others cannot ignore you. Then they have to, you know, they will back you up. कि मेरा बच्चा, you know, so it starts at the parental level, may go up to your in-laws house, then your husband, and you know, sometimes destiny, sometimes always destiny is a part of it. So we say we create our own destiny, that is true, but there are things which are happening around us, you know, which we cannot foresee, but they keep adding up to our journey. So I would say starting point आप हैं, आप अपना potential identify करिए, अपनी strengths को assess करके just be focused, be determined, perseverance is very important. और कुछ भी factors आएं, you know, you should not be judged by others. Your, you know, self-respect should not be judged by others, and you never see yourself down because others are saying that you are not able to do this. और वो आपके अंदर इतना strong force होगा ना, I'm sure nobody can stop you. Then whether be it your family, be it the society, or be it, because you are focused to reach up to there, and you will find your own way. So I think इसके लिए पहले तो we have to, you know, because we have been conditioned, you know, all the girls have been conditioned that the sole purpose of your existence is to raise a family first, and then secondary, if you are able to make up a career, good for you, right? So that is the mindset. So that mindset has to change, and that will change gradually, but it will change with your determination and to show that I'm equally capable, I'm no less. So I think if that answers your question. जी, नमस्ते मैम, मेरा नाम मानसी चरसिया है। मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन निशा मैम से है कि लाइक गर्ल्स को कुछ भी फील्ड में, चाहे साइंस की फील्ड हो या किसी भी फील्ड में हो, सबसे पहले पेरेंट्स को होता है सेफ्टी का कंसर्न कि हाँ भाई हम ऐसे ही नहीं अकेले छोड़ देंगे, चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो जाए, बट एक सेफ्टी का कंसर्न रहता ही है। पेरेंट्स को पता है कि हाँ बच्चा अब इतना इस लायक हो गया कि अपने आप को सेव कर सके, बट स्टिल वो सेफ्टी का कंसर्न रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चे एक बार अगर आप ठानते हैं, आप एक कदम बढ़ाते हैं, 2 या 3 कदम के बाद आपका डर अपने आप दूर हो जाता है। ये एक मानी हुई बात मैं बता रही हूँ।
आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अपने आप ही चल पड़ेंगे, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप रास्ते पे निकले तो सही, आप रास्ता निकलेंगे तो आपको अपने आप और रास्ते मिलते जाएंगे। जी, रास्ता निकालने की ज़रूरत है। अगला सवाल। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर रंजना मैम से है और मेरा नाम चांदी वर्मा है। मैम, कहीं ना कहीं एज यू सेड कि यू आर वर्किंग इन DRDO, लाइक आई एम फ्रॉम ऑल्सो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, बट when I cleared my graduation and simultaneously I completed my ADSE course, Advanced Diploma Software Engineering from Normal Institute. Then I walked in interview through Dell. मैं Dell में गई और मैंने इंटरव्यू के लिए वहाँ पर गई तो HR she said sit, and when she gone through my CV she said कि no, we had only tier 1 और tier 2 colleges student only. सो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर मैंने सिर्फ नॉर्मल इंस्टीट्यूट से एक 2 years की डिग्री ली है या डिप्लोमा लिया है, सो आई एम नॉट कैपेबल विद वर्क विद गूगल और डेल और IBM. सो कहीं ना कहीं वो डिग्री भी इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग रिक्रूट करते हैं, कुछ तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट है वो हम लोग ओपन गेट्स कोर्स के बेसिस पे भी लेते हैं। तो अगर आपने किसी भी कॉलेज से किया हो, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो यू आर एलिजिबल। और इस बार तो शायद हम लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट नहीं किया है, बट कुछ साल पहले तक एंट्रेंस टेस्ट भी होते थे, तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल, tier 1 हो, 2 हो, 3 हो। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ तक हो सके हम लोग ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि जो हमारे छोटे से छोटे शहर में टैलेंट है वो बढ़ के आगे आए और देश को कंट्रीब्यूट। कुछ जगह इतना अच्छा टैलेंट होता है, छोटे छोटे सिटीज़ में रॉ टैलेंट होता है, उसका जो फ़ायदा होता है ना नेशन को, वो कहीं ज़्यादा होता है। बिकॉज आप देखते हो वो एक इनोवेटिव थिंकिंग होती है, जो यहाँ पे एक पढ़ाई बहुत ज़्यादा भी जब करा दी जाए सिर्फ, तो उसमें थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। अब जैसे आप लेह लद्दाख की बात करते हैं, कुछ कुछ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सोनम वांगचुक जिन्होंने किया है। सो मैं उनसे खुद मिली हूँ एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड कि उन्होंने एक गांव में रह के कितनी सारी चीज़ें बना ली हैं। तो ऐसा नहीं है, जहाँ तक हो सके इक्वल, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है वहाँ दी जा रही है। सो आप गेट स्कोर में आइए। इनफैक्ट सारे के सारे एमटेक एप्लीकेशंस आर गेट के थ्रू ही होते हैं, उसमें कोई tier 1 tier 2 का मतलब नहीं रहता है। जी हाँ जी, नमस्ते मैम, मेरा नाम मानवी नागपाल है एंड आई एम फ्रॉम MDNIY कॉलेज इंस्टीट्यूट। सो माय क्वेश्चन इज टू यू मैम, सो वी आर स्टडिंग Ayurveda and Ayurveda is something, if I want to go deeper into that, I would need to have a medical background, science background. I'm from a commerce background and have done my graduation already. So is there any provision or policy for us to change our field altogether and not do 2 years of science and then pursue NEET and continue with the science background? Like, how can I save my time, like if I want to change my field? बाहर के कंट्रीज में ये हो रहा है कि आप ग्रेजुएशन किसी फील्ड में करो, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी फील्ड में करो, बट आई थिंक हम लोगों को वी विल टेक इट टू आवर पॉलिसी लेवल डिस्कशंस। गुड इनपुट। ऑलरेडी जब 3 साल आपने एक फील्ड में लगाए हैं और ऑलरेडी आप हाफ एक्सपर्ट बन चुके हैं उसके, तो आपको अपनी हॉबी के लिए या अगर आप फुल फ्लैश प्रोफेशन कोई और फील्ड में लेना चाहते हैं, तब आपको तो बिगिनर्स की तरह ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी वेरी नॉलेजेबल, देन ओनली पीपल विल लुक एट यू। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। Yeah, but to add to that, I think now we have some online courses, which are accredited, and you can use those credits to come up to that level, where then you can be considered for a thing in yoga or for any other subject. Qualifying courses there would be जो some. आप उसको क्रेडिट्स को अगर क्लियर कर दोगे, then you can take up that in the post graduation. You Yeah. can switch the thing under new education policy. Lot of switching methods are there. Only you will have to clear some more credits. जी, आखिरी सवाल। मेरा नाम मुस्कान सिंघल है और मैं CA स्टूडेंट हूँ और मेरा सवाल निधि मैम से है। जॉब अपॉर्चुनिटी IIT में फॉर विमेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैन, ऐसा क्यों? Thank you for raising this. So there has been a great gender disparity, जैसे कि मैंने बोला, जो गति प्रोजेक्ट के थ्रू हम एनालिसिस भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि IIT एसेंशियली कैसे जाना जाता था? साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, यही चीज़ें थी। ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट ऐड हुआ है, लेकिन और उसमें अगर आप डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप देखेंगे ना फैकल्टी स्ट्रेंथ का, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में है, ठीक है, सोशल साइंसेज में है हमारी फीमेल फैकल्टी की,
और अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में देखेंगे उसमें सबसे कम है, और इंजीनियरिंग में भी अलग अलग में, और केमिस्ट्री में जैसे मैंने बोला, फिजिक्स में बहुत कम है. सो वही, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. टेकिंग अप साइंस एज अ करियर इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए. और जैसा मैम ने बोला, कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है. बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू आर कंसिडर्ड फॉर अ पोजीशन, वहाँ पे आपका ये नहीं देखा जाता बिकॉज यू आर अ फीमेल तो ओके आप थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, यू नो कोई बात नहीं, 2 साल आपने नहीं किया, इट्स ओके, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अ मैन who because obviously was in a much favorable situation, you were at a disadvantage, and that disadvantage played on to you when you were hiring, being chosen for a same post. So that is the problem. तो उसमें क्या हुआ है कि over the years it kept on building up. Last कुछ सालों से हमारी female intake बढ़ी है, लेकिन at the same time अभी जैसे हमने special drives create की just to select the very good women candidates who are kind of, क्योंकि जब आप when you are competing against a man, कहीं ना कहीं वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी फॉर दैट मैटर व्हेन वी आर हायरिंग फीमेल कैंडिडेट्स. इट्स नो कॉम्प्रोमाइजिंग, बट वी वांट टू प्रमोट देम. बट द प्राइमरी रीजन अगेंस्ट इज that because sciences is a long drawn thing and very few women are able to climb up that ladder and reach up to that point where they are an equivalent to a man when being considered for such high, and especially in prime institutes like IITs. You after PhD, that doesn't suffice. You should have some kind of a postdoctorate experience. Now that is the time when you're already reaching 30 years of your age. Now how do you balance your family and your work? So you compromise, and you are expected to compromise. So all those compromises and sacrifices a woman is expected to do. That is what I said, the patriarchal mindset. So slowly as we evade that out and come out of those things, you will see a growth. It is happening. With time things have been evolving for better, but still we need to improvise much more and think about it on these lines. मेरा नाम विशाखा भारद्वाज है और मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से हूँ. कब तक? अब नहीं. हम भारत की बेटियां हैं. कब तक शीश झुका कर रहेंगे? कब तक खुलकर नहीं बोलेंगे? कब तक खुलकर नहीं हंसेंगे? कब तक समाज में हमको चुप रहने के लिए कहा जाएगा? कब तक इनको बंधनों में बांध कर रखा जाएगा? हम अब आज़ाद भारत की बेटियां हैं. अब हम शीश नहीं झुकाएंगे. अब हम धरा उठाएंगे, गगन झुकाएंगे, क्योंकि हम अब आज़ाद भारत की आज़ाद बेटियां हैं. अब नहीं सहेंगे. बिल्कुल न सहने की ज़रूरत है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है. उन्मुक्त उड़िए, ये आसमान आपका है, ये जहान आपका है. निरंतर आगे बढ़ते जाइए. और इसी के साथ हम लगभग शो के अंत की तरफ आ गए हैं और मेरा आपसे एक दरख्वास्त है कि जस्ट वन लाइनर आप. ज़िंदगी खूबसूरत है, हमारा ये सबका कहना है, और महिलाओं के होने से तो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि बेरंग ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में रंग भरने वाली महिला ही होती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में भरे. आप सभी का एक संदेश इस खूबसूरत ज़िंदगी के नाम. और डॉक्टर निशा से मैं शुरू करूंगी. जो आपने कहा उसका और आपने जो कहा उसको मिला के कि सम्मान दिलाया जाएगा, लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, उनको भी हुनर आसमान छूने का सिखाया जाएगा. तो आपका ये आसमान छूना, मैं चाहूँगी कि ये सब लड़कियाँ आसमान छुएं, अपने अपने फील्ड में एक हुनर दिखाएं और बहुत आगे बढ़े. हम सब आपके साथ हैं, मेरा ये संदेश है. बहुत खूब. जी मैम. सब ने बहुत अच्छे सवाल पूछे और मेरा यही मानना है कि आपने बोला जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो वर्ड ठीक नहीं था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो बराबर हैं, हमें वो लेनी है बस. तो उसके लिए सबसे पहले अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट. मैं जो कर रही हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, जो मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं उसको पहले रिस्पेक्ट करूँ, फिर आपका परिवार, समाज सब आपको रिस्पेक्ट देगा. पहले अपने काम को रिस्पेक्ट दे. और कोई किसी से यहाँ कम नहीं है. आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में मोबाइल्स में है. तो यहाँ पे कोई प्रोत्साहन की, अवेयरनेस की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए. आप कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे लिखा होता है वुमेन कैंडिडेट्स आर प्रेफर्ड. तो ये तो मतलब दुनिया की WHO है, जिसको हमने इतना सुना कोविड में, अगर वो भी प्रोत्साहन दे रहे हैं वुमेन को, सो आई थिंक दिस इज़ एन एंटायर सेंटिमेंट कि वुमेन कैंडिडेट्स हैव टू कम फॉरवर्ड. तो आप आगे बढ़िए, सब आपके साथ हैं, सब हमारे साथ हैं. जी मैम. So I just wrote a couple of lines straight from the heart. Do not fear judgment from others or lean into self-doubt. Strength is a womanly feeling and your resilience makes you stand out. So be confident and believe that you can pursue what you wish. For women are the future of power, and you women will definitely make it.
बहुत सुंदर। जी मैम। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सोचते हो कि कोई हमारा हाथ पकड़ के आगे चले, आप क्यों नहीं हाथ पकड़ के आगे चलते? कभी किसी आदमी को सुना है? मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो खुद फाइंड आउट करते हैं। आप क्यों नहीं जाके फाइंड आउट करते? किसी ने रोका है आपको? प्लीज़ गो अहेड, डू इट योरसेल्फ। बिल्कुल, आपको खुद के लिए आवाज़ बनना है, खुद आगे आना है और सभी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह आसमान आपका है, इसमें उड़ान भी आप ही को भरनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की शंकाओं का निवारण यहाँ हुआ होगा। और हमारी तमाम वैज्ञानिक पैनलिस्ट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ज्ञान की पूरी धारा आज यहाँ बही है और इस धारा प्रवाह में बहुत लोगों ने गोते ज़रूर लगाए होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि टीवी सेट के उस पार बैठी महिलाओं की शंकाओं का निवारण भी हुआ होगा और उन्हें भी आज इतना प्रोत्साहन तो ज़रूर मिला होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, आप कहते हैं कि हमें पता नहीं था, आप कहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं ने किया है। आज महिलाएं कर क्या रही हैं? परिवर्तन आया है, महिलाओं ने बहुत कुछ किया है विज्ञान के क्षेत्र में, अपनी छाप छोड़ी है। भारत की मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस हैं, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध रितु करिधल हैं, भारत की वैक्सीन गॉड मदर, वायरोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक गगनदीप कांग हैं और इसरो की पोलर वुमेन नाम से प्रसिद्ध मंगला मणि हैं। ये भी इसी देश की बेटियां हैं जो हम सबके लिए प्रेरणा है। और उसी देश की बेटियां आप सब भी हैं जो कुछ भी करने में सक्षम हैं, लेकिन जज्बा चाहिए, हौसला चाहिए और शिद्दत चाहिए कुछ कर गुजरने के लिए। तो चलिए इसी बात के साथ कि आप अब विज्ञान के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगी, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से